दोस्तों, फेलियर स्टॉक ये एक ऐसी सीरीज़ है जो आपको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए बनाई गई है। आपको यूट्यूब पर और लाइफ में भी अलग अलग जगह पर ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं एंड जेन्युइनली वो सच भी बोल रहे होते हैं बहुत बार। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 1000 लोग हैं, 1000 में से सक्सेसफुल तो एक या दो। ऐसा नहीं कि यूपीएससी में सिलेक्शन रेट इतना ही है। अगर आप लाइफ में देखो, ओवरऑल सिलेक्शन रेट भी ऐसा ही है। लाइफ में लेस देन 1% पीपल रिच हैं, लेस देन 1% स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं, लेस देन 1% कंपनी 10 साल से ऊपर चलती है। कहीं भी देख लो, लेस देन 1% पॉलिटिशियन पॉपुलर हैं। हर जगह यही कहानी है। तो यूपीएससी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नया नहीं है। इसलिए अपने जो हमारे पे ये ब्लेम्स होते हैं ना कि यार कंपटीशन बहुत है, हर जगह कंपटीशन है दुनिया में। इंडिया में आप हो तो स्पेशली पैदा हुए हो कंपटीशन के साथ। जब मैंने बात की थी हाउ आई फेल्ड मेंस एवरी टाइम, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए क्या एफर्ट लगते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये एफर्ट लगते हैं एंड दीज आर वेरी जेन्युइन एफर्ट्स। आप अगर तैयारी कर चुके हो तो इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट करोगे कि 5 इंपॉर्टेंट बुक्स, 50 टॉपिक्स जो इन बुक्स में नहीं कवर्ड है या फिर इन बुक्स के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, यहाँ आप लिस्ट समझो। एंड 30% स्टडी मटेरियल करके भी 3 घंटे में हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स एवरी डे, 3 आवर्स पर डे। उसमें हिंदू हटा दिया हमने, सुपरफास्ट पढ़ना सीख लिया, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन 3 घंटे में प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं 3 घंटे पढ़ के एवरेज दे के 6 से 8 महीने का प्रीलिम्स हर बार निकाल लूँगा। आप मुझे कहो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं एक जनरल आपको आइडिया दे देता हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स निकाले बैठे हैं, 5 आउट ऑफ 5, 9 आउट ऑफ 9, जितने भी प्रीलिम्स उन्होंने अटेम्प्ट किए निकाले हैं। तो उन सब स्टूडेंट के बिहाफ में मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये करने की ताकत रखते हैं 3 आवर्स पर डे। इनफैक्ट लेस देन 3 आवर्स भी आपको थर्ड अटेम्प्ट के बाद लगेंगे, राइट। थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में तो ऐसा हो जाएगा 20-25 दिन पढ़ के चले जाओ, बेसिक्स आता हो, एलिमिनेशन टेक्निक्स आती हो, प्रीलिम्स निकल जाएगा अगर आपको आता है। 3 आउट ऑफ 3 आप निकाल चुके हो तो। प्रॉब्लम क्या है, प्रीलिम्स यहाँ है, मेंस यहाँ है, यहाँ इंटरव्यू है, फिर अगला प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। ये साइकिल चल रही है हर साल। प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस दिया, मेंस का रिजल्ट इंटरव्यू तक आया और ये इंटरव्यू के जस्ट बाद प्रीलिम्स है। तो हम इस साइकिल में, इस लूप में फंस गए। हमें प्रीलिम्स तो ठीक है निकालना आ गया, मेंस की प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने का कभी टाइम नहीं मिला। ये लेक्चर बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर है। इस लेक्चर में मैं 2024 के GS 1 2 3 4 से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ले रहा हूँ। 21 नहीं, यहाँ 20 क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस ऐसे लेने वाला हूँ मैं इस लेक्चर में जो डिट्टो रिपीटेड है, बहुत माइनर चेंजेस के साथ में। इसमें मैंने वो भी लिए जो 100% रिपीटेशन आपको दिख रहा है, वो लिए हैं जहाँ 80% रिपीटेशन है, वो नहीं लिए जहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि अगर PYQ में ये पूछा है तो उसका मतलब क्या है। उसके लिए मेंस आंसर बिल्डिंग प्लेलिस्ट में आप जाना, ये मैंने सारे एनालिसिस कर दिए हैं। रिपीटेशन तो बहुत हाई है, बहुत हाई है। प्रॉब्लम ये है क्या हम उसे ग्राउंड लेवल पे ला सकते हैं। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए कम से कम 30 साल चाहिए। उनका हम मजाक बनाते थे, बट अगर आप देखो उस सब्जेक्ट की गहराई क्या है तो सच में 30 साल क्या 300 साल भी शायद कम पड़ जाएं। सेम वे में अगर आप मुझे कहो कि मैं 6 मेंस लिख सकता हूँ, 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहोगे चीज़ें इंप्रूव नहीं करूँ तो फिर मैं 30 आउट ऑफ 30 मेंस भी फेल हो जाऊंगा। 300 आउट ऑफ 300 अगर इतने मेंस देने को मिले वो ही फेल हो जाऊंगा। या फिर बाई चांस कभी हम सक्सेसफुल हो गए, फॉर एग्जांपल लाइक ये आपका एक इन्वर्टेड यू कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कट ऑफ है, कट ऑफ के इधर फेलियर है, इधर सक्सेस है। मैं इस जोन में लाई करता रहूँगा, मुझे पता नहीं कि क्यों मैं +20 हूँ, क्यों -20 हूँ। ये वो जोन है, जोन ऑफ इल्यूजन कहो या कुछ भी कहो। ऐसे कितने टॉपर्स हैं जो कहेंगे कि मैं रैंक 100 लाया हूँ इस बार तो अगले साल भी रैंक 90 ले आऊँगा या रैंक 110 लाऊंगा। लेस देन 4 और 5 एवरी ईयर ऐसे लोग मिलते हैं आपको। एक कोई 90s में रैंकर था पर्सन, आई थिंक प्रदीप नाम है, 94 9 ऐसे, वहाँ से वो 25 गए थे। बहुत कम लोग हैं क्योंकि उन्हें वो टेक्निक आती है। इस लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स दे रहा हूँ जिनसे आप 3 चीज़ें बेसिकली काम करोगे। पहला, सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करना है विदाउट एनी टेस्ट सीरीज, खुद से आप कैसे इवेल्युएट करना सीखते हो। दूसरा, क्यों आपको 30 to 40 क्वेश्चन डेली रटने चाहिए। समझ लो, समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो उसको रटने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सच ये है एक कि चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, एनीथिंग,
उसको रटना ही है। रोट लर्निंग आप करोगे, सी सेट में आप कितना भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर समझ लो, अगर आपको प्रोसीजर नहीं रटा है या फॉर्मूले नहीं रटे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में। तो रटना है। आप क्यों 30 से 40 क्वेश्चन रटोगे एंड 5 से 10 क्वेश्चन आपको लिखना है। किस वे में लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला सेल्फ इवेल्युएशन, दूसरा नॉट राइटिंग, मैं बात करूंगा नॉट आंसर राइटिंग, मैं बात करूंगा सिर्फ राइटिंग की। एंड थर्ड थिंग जिसकी इस लेक्चर में बात नहीं करेंगे, हाउ टू यूज़ सिलेबस, सिलेबस कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ को आप माइंड में रखना। ये मैं डिस्कशन करूंगा जब ऑप्शनल की कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे अभी अर्बन फ्लड है, इसमें मैं कहूँ सोशियो ऑप्शनल से मुझे कोई टॉपिक लेना है। अब मैं कहूँ रोल ऑफ पावर क्या है, सिटीज़ ऑफ इंडिया वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशन। अगर मैं सोशियो से इसमें कहूँ कि जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने तो रिवर के पास में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, और जो रिवर के पास, रिवर बेड के पास में जो स्लम ड्वेलर्स है या 1 या 2 स्टोरी के लोग हैं उनको फ्लड का सामना करना पड़ता है। 20वें माले पे बैठा पर्सन तो फ्लड का सामना नहीं कर पा रहा है ना। अब इसको आप कौन सी थ्योरी ऑफ पावर से रिलेट कर सकते हो, कैसे आप इसको क्लास डिवाइड या क्लास स्ट्रगल से रिलेट कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम ऑप्शनल में सीखेंगे। एक और चीज़ जो हम क्रूशल इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको न्यू टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिनसे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे डायमेंशन ऑफ एथिक्स पहली बार क्वेश्चन पूछा है, वो कैसे टैकल करने हैं, प्लस मीनिंग ऑफ टॉपिक आपको कैसे आनी चाहिए, राइट। लेक्चर शुरू करते हैं एंड सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन से, अर्बन फ्लड। इस क्वेश्चन में देखो अर्बन एरिया की फ्लड के ऊपर इतने क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन ये नहीं है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस आपके लिए एक आइडिया सेट कर दिया। क्वेश्चन यहाँ से, डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेंशन फीचर्स ऑफ 2 सच मेजर फ्लड, कैसे अर्बन फ्लड की बात कर रहे हैं, ऐसे 2 की आप बात करो। क्वेश्चन नंबर 2, इन लास्ट 2 डिकेड्स इन इंडिया। तीसरा, पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, वे फॉरवर्ड मेजर्स वगैरह पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर क्या हैं, तो ये मिलेगा रीजंस, अर्बन फ्लड, यहाँ पे आपको कॉजेज, पहला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं कहूँ फीचर्स ऑफ 2 सच मेजर फ्लड, हैदराबाद एंड पुणे, मिलियन सिटीज़, ये पूछा है, डिट्टो आप ये लिख दो। तीसरा इन्होंने कहा पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क, पॉलिसी और फ्रेमवर्क, पॉलिसी और फ्रेमवर्क आपको मिलेगा मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस, सॉल्यूशन। 3 चीज़ें ध्यान रखना। इसके लिए अगर मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता या यही पता होता कि PYQ सॉल्व करने, यूज़ करने, तो क्या उसका बेनिफिट होता। पहला, ये अर्बन फ्लड के सॉल्यूशन है। थिंकर्स व्यूज़ GS में लिख सकते हो, किसने मना किया कि दास गुप्ता का आप ये नहीं लिख सकते कि इन्होंने पुअर अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फ्लड का एक कॉज दिया है। बहुत सिंपल रीजन, इन्होंने क्लाइमेट चेंज की वजह से दिया है, इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट की वजह से दिया है, ठीक है। बट क्वेश्चन इस बारे में नहीं है। क्वेश्चन क्या था, पहले वाले से तो नहीं हो रहा, यहाँ पर ये टाइप के जो फिगर्स होते हैं ना कभी एग्जाम में यूज़ नहीं होते, ये बस इन्फोग्राफिक्स हैं, बस होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। इस क्वेश्चन में पूछा था रीजंस एंड इसमें बोला मैकेनिज्म, तो रीज़न और मैकेनिज्म हम दोनों 2020 में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने कहा कॉजेज या रीजंस ऑफ ह्यूज फ्लड इन मिलियन सिटीज़ इन इंडिया, बड़ी सिटीज़ में क्या रीज़न है, ये 6 रीज़न तो आपके पास डिट्टो प्रिपेयर्ड है। दूसरा क्वेश्चन इसने कहा कि फीचर्स ऑफ सच मेजर फ्लड्स, ठीक है, आपको बताने हैं, मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ 2 डिकेड में क्या है। जैसे हैदराबाद है, ये सब फीचर्स हैं, हैदराबाद है, पुणे, एक जगह पे अर्बन ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को आउटपेस कर जाती है, एक जगह पे रेनफॉल इवेंट्स ज़्यादा हैं, एक जगह पे इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ है। चेन्नई का भी यही रीज़न था, मुंबई फ्लड का भी यही रीज़न है। दिल्ली में एक डिफरेंट चीज़ आती है, ड्रेनेज सिस्टम फेलियर एक रीज़न आ जाता है। पुणे में टोपोग्राफी एक अपना रोल प्ले करती है क्योंकि वेस्टर्न घाट के दूसरी साइड है। फ्लड प्रिपेयर्डनेस यहाँ नहीं है, एंड अगेन वही अर्बनाइजेशन, रिवर इंक्रोचमेंट, ये वाला रीज़न, ठीक है। आपके पास केस स्टडी आ गई, रेमेडियल मेजर्स सॉल्यूशन आ गए, वे फॉरवर्ड एंड पॉलिसी। आपको 3 चीज़ें पूछी हैं क्वेश्चन में, तीनों के आपके पास विद एग्जाम्पल आंसर्स हैं, ठीक है। 2 सच मेजर फ्लड बोला है, और ठीक है 2 फ्लड की बात की है, ये रहे आपके पास, पहला फ्लड हैदराबाद, दूसरा है पुणे। क्या ये फीचर्स नहीं है, क्या ये फीचर्स नहीं है, राइट। क्या ये हैदराबाद के फ्लड के फीचर नहीं है तीनों, क्या ये पुणे के फ्लड के फीचर नहीं है, हो गया, आपके पास सीधे आंसर है। तो अब इससे आप करोगे क्या, मैं पहली चीज़ पे आता हूँ कि 30 से 40 क्वेश्चन डेली क्यों रटने चाहिए, फिर उनको लिखना है, राइटिंग, नॉट आंसर राइटिंग, मैं कह रहा हूँ राइटिंग। दूसरा, इसी से आप कैसे सेल्फ इवेल्यूशन, जो मैंने पहला पॉइंट बोला था वो नंबर 2 पे डिस्कस करूँगा। अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन रट जाते हो तो आप ये मान के चलो
एक क्वेश्चन में एवरेज अगर आपको 5 पॉइंट याद है, 5 इंटू 300, डेली आप 150 न्यू पॉइंट्स रट रहे हो। आपका अगर ये आपकी खोपड़ी है और यहाँ कहीं ब्रेन यहाँ इतना बड़ा है, तो इसमें 150 पॉइंट्स हर रोज़ ऐड हो रहे हैं। विद टाइम आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पूल आपके माइंड में होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स का पूल होगा। अब आप विद टाइम उसका एप्लीकेशन सीखोगे। इस पेपर में मैं कह रहा हूँ 19 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो डायरेक्टली रिपीटेड है, डिट्टो। टोटल GS 1 2 3 4 में 73 क्वेश्चन होते हैं, 60 20 20 20 GS 1 2 3 प्लस 13 थ्योरी वाले क्वेश्चन, केस स्टडी छोड़ देते हैं। 73 में से 19 क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि जो 19 बिल्कुल डायरेक्टली रिपीटेड हैं वो आप 100% करके जाओ, ताकि एग्जाम में आप ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन में 3 से 4 नंबर का एज ले पाओ। अगर मैं कहूँ 4 नंबर, 19 इंटू 4 इक्वल टू होता है 75, 19 इंटू 2 इक्वल टू होता है 40। मैथमेटिक्स समझ लेना मैंने क्यों बोला, मतलब 40 से लेके 75 मार्क्स तक का आपका स्कोप है। एंड डेफिनेटली आप कंपेयर करना किसी भी आंसर से, मिनिमम 2 नंबर आप एक्स्ट्रा दे दोगे, मैक्सिमम 4 नंबर का गैप आप क्रिएट कर सकते हो। और ये सिर्फ GS 1 2 3 4 की सिर्फ उन क्वेश्चन की बात करो जो डायरेक्टली रिपीटेड है। अदरवाइज इस क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। PYQ बहुत रिपीट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनको एग्जाम में रिप्लीकेट कर दो। और जो बचे हुए 19 क्वेश्चन, सपोज आपको 73 तक पहुंचना है, 19 है, 73 में से मान लो 5 नहीं आते आपको, या 10 नहीं आते, ठीक है 10 नहीं आते हैं, एवरेज है, जैसे ट्विस्टर वाला क्वेश्चन है, मान लो नहीं आता, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चन है यहाँ पर लगभग 40 क्वेश्चन, वो PYQ के मॉडिफिकेशन या फिर ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप ये 19 क्वेश्चन लिखना जानते हो तो बाकी 40 ज़रूर जान जाओगे। तो आपको पहले पॉइंट्स रटने हैं। अब उन पॉइंट्स को लिखोगे कैसे, फिर हम सेल्फ इवैल्यूएशन की बात करेंगे। उन पॉइंट्स को जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, आप सिर्फ ये चीज़ लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये वाला पॉइंट, बस ये सेमीकोलन के इधर, दिस वन, इनको आप लिखना सीखो। कोई भी क्वेश्चन है ना, आप ये चीज़ लिखो, बस ये पहले पॉइंट्स। आंसर राइटिंग जब घर पे करते हैं ना, तो 7 मिनट वाला तरीका छोड़ दो, बस ये कि रेमेडियल मेजर्स क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, आप लिख दो, ख़त्म। कंक्लूजन स्टार्टिंग में छोड़ दो, ये सब कुछ मत करो। ये सब आप अपने आप करना सीख जाओगे विद टाइम। ये पढ़ना होता है और एग्जाम में अपने आप आता है। जब आपको ये पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से फ्लड रुक सकता है, विद टाइम आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, EWS है, डेटा, ये सब है, आ जाएगा ना आपके पास। आपको सेम वे में ये वाले पॉइंट्स रटने होते हैं, राइट। चलो ठीक है। एंड अब मैं बात करता हूँ, जब आप इस तरह से 30 से 40 क्वेश्चन डेली लिखोगे, याद करोगे, लर्न, रटना, उसके बाद आप 5 से 8 से 10 क्वेश्चन डेली लिखो। इतना इंटेंस लिखो, इतनी इंटेंस राइटिंग होनी चाहिए आपकी कि आपकी उंगलियां थक जाए। एटलीस्ट 1 आवर की राइटिंग करो, क्वेश्चन के आंसर आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, वो विद टाइम आपको आएगा। स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन मिस करोगे, एग्जाम में आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से हिट किया है। अगर आप इस चीज़ को आंसर कराते हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको एक ये पॉइंट लिखना है, 2 मेजर सच फ्लड, लास्ट 2 डिकेड में ही लिखना है, और पॉलिसी और फ्रेमवर्क लिखना है। अब इसमें पॉलिसी और फ्रेमवर्क दोनों अलग अलग करने मत बैठ जाना, पॉइंट्स आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। 3 मिनिमम हेडिंग बनती है इसकी, ठीक है। अब सेल्फ इवैल्यूएशन की बात अगर करनी है, मैं कहूं कि सेल्फ इवैल्यूएट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इस बार रिपीटेड है, क्लाउड बस्ट का इस बार का क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑफ क्लाउड बस्ट एक्सप्लेन करना है। GS 1 में पूछा है 10 नंबर का। पिछले साल का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, 2 एग्जाम्पल्स। अगर मैं फिनोमिना ऑफ क्लाउड बस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैकेनिज्म भी उसमें एक हेडिंग में लिख सकता हूँ। अकरेंस मतलब कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म हो गया, और एग्जाम्पल हो गए। NDMA की गाइडलाइंस भी हैं क्लाउड बस्ट में, मैनी प्लेस ऑफ उत्तराखंड। मेरे पास तो पूरा आंसर रेडी है। अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में क्लाउड बस्ट वाले टॉपिक में देखूँ तो यहाँ पर आपके पास एक थिंकर की डेफिनेशन है, अगर आती है तो बहुत बढ़िया। आपके पास एक इमेज है, एक ऐसा डायग्राम है जो आप एग्जाम में बना सकते हो। माउंटेन बनाओ और ये बना दो, यहाँ पे ये इस जगह पे क्लाउड बस्ट हो रहा है, ठीक है। 3 4 5 पॉइंट लिखे, मैकेनिज्म हो गया। आपने मेजर्स बता दिया NDMA के अकॉर्डिंग, केस स्टडी है। पिछले वाले क्वेश्चन के आप एक हेडिंग ये उठाते हो, दूसरा मैकेनिज्म पे कुछ लिखते हो, ठीक है, तीसरा आप अकरेंस पे लिखते हो। फिर रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं, इंडिया के ही एग्जांपल है ये, राइट। तो अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी और बचा? बस ये रोल है प्रीवियस ईयर। जिनको आता है
वो 4 से 5 नंबर तक का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दोज जो एग्ज़ाम में ही बैठ के सोच रहे हैं। विद टाइम आप चीज़ों को सेल्फ इवेल्युएट करना सीख जाओगे। इसके लिए आप एआई की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन पूछा है इस बार GS4 में एआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, एआई के आंसर पर मत जाना, अप्रोच के लिए ठीक है। आप एक कमांड दे दो कि मुझे क्लाउड बस्ट पे 5 पॉइंट बता दो, बता देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे, बहुत पॉइंट्स ढूंढने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। एआई पे आंसर सर्च करना गूगल पे आंसर सर्च करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें, अगर आपको टॉपिक आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो फिर आप परेशान हो जाओगे। बट ये चीज़ आप ध्यान रखो, एआई को आप यूज़ कर सकते हो। जब आपको सेल्फ इवेल्युएट करना है उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप ये समझो आपको बाहर एक्सटर्नल इवेल्युएशन कराना क्यों है। आप एक काम करना, इंडीड पर या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, आजकल और नए नए चल रहे अपना.com और हायरेक्ट, जो इन सब पे आप एक बार सर्च करना, अपना एक प्रोफाइल बनाना, सर्च करना UPSC कंटेंट डेवलपर्स। इनफैक्ट आप एक एम्प्लॉयर का प्रोफाइल बनाना और आप सर्च करना है वैकेंसी, कैसे कैसे वैकेंसीज निकालते हैं लोग, आप कंपेयर करो, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। प्रीलिम्स जिसने 3 से 4 बार क्वालिफाई किया हो, इस कंट्री की बड़ी से बड़ी UPSC कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ मेंस की इवेल्युएट कर सकता है। जिसने प्रीलिम्स 3 से 4 बार दिया हो, यहाँ कंडीशन है क्वालिफाई, मतलब मेंस दिया हो, वो मेंस की कॉपी इवेल्युएट कर सकता है। जिसने प्रीलिम्स दिया हो वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बना सकता है। आप समझ रहे हो? क्या आप अपना खुद का इवेल्युएशन करना चाहोगे? मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप इतने बढ़िया हो कि आप अपनी बनाई हुई टेस्ट सीरीज़ के लेवल के क्वेश्चन या वो एफर्ट से आप एग्ज़ाम में चले जाओगे? और यहाँ तो बंदे 15 से 20 से 25 हज़ार की नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। कितना ही उन्होंने अपने माइंड में काम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। तो टेस्ट सीरीज़ आपको 2 वे में बर्बाद करेंगे। पहला, मनी, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको जो फीडबैक मिलेंगे, फीडबैक देने वाला कौन है ये तो समझो। आप अप्लाई कर दो, आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपने 3 मेंस निकाले तो। निकाले हैं फिर तो आप टीचर बन जाओ, राइट। तो सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए पहले आप लिखो, 3-4 पैरामीटर आपको ध्यान देने चाहिए। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म पूछा है, अकरेंस पूछा है, तो मैकेनिज्म एक हेडिंग होगी, अकरेंस होगी। फिर विद डिस्कस 2 रिसेंट एग्जाम्पल्स, तो आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं, राइट। इस वे में आप चीज़ें करोगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं और कोई क्वेश्चन मान लो ड्रॉट में यहाँ चले जाऊँ, ठीक, वल्नरेबिलिटी में जाऊँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा वल्नरेबिलिटी इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग समथिंग। ये क्वेश्चन नहीं है, पहले आपको ये समझना है। सेल्फ इवैल्यूएशन में पहले आपको यही समझना है कि क्या क्वेश्चन की हेडिंग्स आपने आंसर की है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाउ एंड व्हाट वेज कैरेक्टराइज्ड, कैसे आप कैरेक्टराइज कर सकते हो, एक हेडिंग। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी, आप टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी बताओगे विद रेफरेंस टू डिजास्टर। अब ये विद रेफरेंस टू डिजास्टर के लिए टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी बताने के बाद आप केस स्टडीज बताते हो विद रेफरेंस टू डिजास्टर्स इन सो एंड सो प्लेस, विद रेफरेंस टू रिसेंट डिजास्टर्स। इतनी हेडिंग्स अगर आपके आंसर में है अपार्ट फ्रॉम इंट्रो एंड कंक्लूजन, तो फिर आपका ये आंसर कंप्लीट है। इस तरह से आपको विद टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन आ जाएगा। एक बार हम देख लें इस फाइल में स्टार्टिंग से कितने क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं। टॉपिक नंबर 1, पॉज करके देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट को उससे पहले कौन से इवेंट्स थे, ये देख लो किसका फेलियर क्या हुआ। पहला, डिट्टो रिपीटेड। दूसरा, चोला, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चोला आर्ट और आर्किटेक्चर, आर्ट मतलब हेरिटेज, ये रहा चोला, गुप्ता चोला, हेरिटेज एंड कल्चर आर्ट हो गया, एंड गुप्ता आर्किटेक्चर, चीफ फीचर्स ऑफ चोला आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर। 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इससे ज़्यादा क्या रिपीटेशन चाहिए। ये वो है जो डायरेक्टली रिपीटेड है। देन challenges and measures for Indian irrigation, measures improve water storage and irrigation system, right। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजेस आप अपने आप पढ़ते हो जब भी मेजर्स लिखते हो, हमेशा मेजर से पहले एक शॉर्ट हेडिंग चैलेंजेस के लिए दी जाती है, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे कि लार्ज सिटीज़ टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर सिटीज़, 2015 का क्वेश्चन है। अगर आप लेबर माइग्रेशन के ट्रेंड और कॉजेज देखोगे तो पुश एंड पुल फैक्टर आप देखोगे, वही है। वाई डू रीजन पूछा है। डिस्कस इन लाइट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, एग्जाम्पल देने हैं। पुश एंड पुल फैक्टर बेसिकली बात करनी है, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर मॉडिफिकेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह है रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर क्वेश्चन। टॉपिक है जियो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रीजन, रीजनल डिस्पैरिटी।
सिलेबस का टॉपिक है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। जीएस में ये सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ये उठाया है ऑप्शनल के टॉपिक से। तो ये फाइल आप डाउनलोड कर लेना 2024 तक के क्वेश्चंस की अपडेटेड फ्री रिसोर्सेज वाले कंटेंट से सिनॉप्सिस आईएएस पे, इस वेबसाइट में फ्री रिसोर्सेज पे चले जाना, .com है अभी। देन नेक्स्ट, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है, यूएसए से कंपेयर करना है। क्वेश्चंस देखो, इंडियन डिबेट ऑन सेकुलरिज्म, यहाँ इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम वेस्ट, यहाँ पर सॉरी, ठीक है, ये वाला। अब जब हम यूएसए की बात करते हैं ना और वेस्ट की बात करते हैं, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। जब भी हम कहते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म वेस्ट के सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करते हैं। नेक्स्ट देख लें, सेकुलरिज्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिखेगा वो है ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन पढ़ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से यंग एंड अनमैरिड एंड स्किल्ड वुमेन पे माइग्रेशन, उसके इम्पैक्ट पूछे हैं। उनके इम्पैक्ट क्या है, पर्सनल फ्रीडम और रिलेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुमेन, 2015 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। पॉइंटर्स हैं आपके पास, डिट्टो। देन ये हेल्थ केयर, इस क्वेश्चन को आप समझो, इन्होंने कहा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टेट को बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। सजेस्ट सम मेजर स्टेट कैन इन्हांस रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एट ग्रास रूट लेवल। एक ऊपर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन्होंने ये पूछा हुआ है 2015 में, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कुछ गैप्स हैं, तो उस गैप को प्राइवेट सेक्टर क्या आप सोचते हो कि भर सकता है? इसके दो आंसर है, यस आई थिंक, नो इट कैन नॉट। तो एक तो स्टेट वाला यहाँ आंसर आ गया, और अल्टरनेटिव क्या है इसके अलावा। तो यहाँ पर पूछा है स्टेट क्या कर सकता है, यहाँ पूछा है कि प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, हाँ नहीं कर सकता मतलब स्टेट करेगा, आपके पास डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट, रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट, सेम पॉइंट सेम आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखो सिटीजन चार्टर का इन्होंने कहा आइडेंटिफाई फैक्टर्स हिंडरिंग द रियलाइजेशन, लिमिटेशन एंड मेजर्स, ठीक है, सिटीजन चार्टर के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसका आंसर अगर आप देखो, प्रीवियस ईयर आपको GS4 में हम कवर करते हैं, सिटीजन चार्टर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। थिंकर्स की डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं, लिमिटेशन यही है, फैक्टर्स हिंडरिंग, लेक ऑफ अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, एग्जाम्पल हैं, लिमिटेड स्कोप है, लेक ऑफ लीगल बाइंडिंग, यही सब पॉइंट्स हैं, राइट। इन्हीं पॉइंट्स पे आपको बात करें। नेक्स्ट क्या, मेजर्स वगैरह, राइट, डायरेक्टली। दूसरा क्या है, मेजर्स की हमने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, बफर स्टॉक। अगर आपको बफर स्टॉक ऑपरेशन पता है, सिलेबस में है, एंड इशू ऑफ बफर स्टॉक, इस पर एक बार एक क्वेश्चन पूछा है। जब भी हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, तो हम 3 चीज़ें ज़रूर तैयार करके जाते हैं, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डायरेक्टली, फैक्टर्स, लैंड रिफॉर्म्स की सक्सेस में क्या फैक्टर्स थे, आइडेंटिफाई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठाए हैं इस लेक्चर में मैंने। यहाँ पर है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, रिवर पॉल्यूशन के ऊपर। दिस इज नॉट अबाउट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, पहले ये समझना, नदी के पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, रिवर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से मेनली। तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, डिस्कस वेरियस मिटिगेशन मेजर्स, ऑल्सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव। 2 क्वेश्चन है, मिटिगेशन और गवर्नमेंट मेजर्स। मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है, एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, हो गया 2 क्वेश्चन। GAP में भी वही बातें की गई है, वाटर क्वालिटी और रिवर पॉल्यूशन सेम चीज़ है, सेम आंसर है, नो डिफरेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, डिजास्टर रेजिलियंस एंड सेंडाई। डिजास्टर रेजिलियंस अगर आप रिलेट कर पाओ तो वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड है, एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे यहाँ क्वेश्चन है, प्रिपेयर्डनेस पे यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, प्रिपेयर्डनेस यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है। प्रिपेयर्डनेस पे ही पागल था, तो और टर्म्स तो पूछनी है लेकिन पॉइंट सेम बनते हैं। रेजिलियंस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा सेंडाई, राइट, ग्लोबल टारगेट्स पूछे हैं। यहाँ पूछा था कि इंडिया की जो अप्रोच है सेंडाई से कैसे अलग है, एंड ये हगोयो से कैसे डिफरेंट है। इसका पार्ट 2 क्या है, सेंडाई वर्सेस हगोयो। अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये रहा, ये क्वेश्चन है, ठीक। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इंडिया की अप्रोच पहले और बाद में, बिफोर सेंडाई, आफ्टर सेंडाई, एंड जो टारगेट्स पूछे हैं सेंडाई वर्सेस हगोयो।
ये वाले सेक्शन में जो पॉइंट्स हैं दीज आर फॉर सेंडाई। यही सारे टारगेट है, इस टाइम तक करना है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये प्रायोरिटी एरिया, ये एवरीथिंग, ये आपका डिट्टो डायरेक्ट आंसर है, जो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है अदरवाइज़। ये दो हमने देख ही लिए। देन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का क्या है कि अदर मेजर्स एंड व्हाट मेजर्स गाइडलाइंस। सोशल मीडिया इंटरनेट, सोशल मीडिया इंक्रिप्शन मैसेजिंग, सेम पॉइंट। नार्को टेररिज्म एंड मेजर्स, ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब नार्को एक ही बात है, काउंटर मेजर्स। अब ये तो पता होनी चाहिए, ड्रग और नार्कोटिक्स एक ही चीज़ को रिलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट दो क्वेश्चन, जहाँ पे आपको न्यू टॉपिक कैसे यूज़ करने हैं वो सीखना है। डायमेंशन ऑफ एथिक्स सिलेबस में एक ऐसा टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक है, इससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। डायमेंशन ऑफ एथिक्स से पहली बार क्वेश्चन पूछना बनता था, यहाँ से यहाँ तक बस कुछ कह दिया है, राइट। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, एक्सप्लेन की डायमेंशन ऑफ एथिक्स। दूसरा, डिस्कस हाउ दिस डायमेंशन शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपको क्या करना है, GS4 में इसका मिलेगा, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एसेंस हो गया, लॉ एंड एथिक्स, डिटर्मिनेंट हो गया, डायमेंशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये रहा, नो क्वेश्चन आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। डिस्कस द डायमेंशन ऑफ एथिक्स, पहला क्वेश्चन क्या होता है, मैं यही पूछूं, डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या है, उनको डिस्कस कर दो। ये रहा, मेटा एथिक्स होती है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, राइट। पहला पार्ट आपको सीधे पॉइंट्स मिल रहे हैं, डायरेक्टली मिल रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ, इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स कैसे शेप करती है एथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल्स लिखे तो हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्टीलिंग इज़ रॉन्ग, ये जस्ट इंडिविजुअल के लाइक डिसलाइक को कहता है, इससे क्या आप लिख पाओगे। लेकिन बायो एथिक्स वाला एग्जांपल आप दे दोगे कि अगर आपकी बायो एथिक्स है, अप्लाइड एथिक्स से आती है, उसको अगर आप यूज़ करते हो तो फिर यूथेनेशिया या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एथिकल रियलिज्म, ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स है, उसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ये पता है कि एक्शन लाइक लाइंग आर यूनिवर्सली रॉन्ग, आपको उनको छोड़ना है चाहे वो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। आपके पास दोनों पार्ट के आंसर है। नेक्स्ट, जहाँ पे आपको टॉपिक की मीनिंग समझनी है, जब ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की मीनिंग होती है वर्किंग ऑन मेरिट ऑफ द केस, टेकिंग एक्शन सोनली बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द केस। सोनली इसमें कीवर्ड है। प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स में ABCD ऑब्जेक्टिविटी, या तो A सही है या B या C या D। ऑब्जेक्टिव है, अगर A है तो फिर A ही है, तभी +2 मिलेंगे, बाकी सब में आपको नेगेटिव मिलेगा। मेंस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये पढ़ो तो ये कहीं ना कहीं इसी लाइन को दर्शाता है, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। जिस मोमेंट आपको ये समझ में आता है कि माइंडलेस एक्शन ना लेना, अपने दिमाग को यूज़ करने, इसकी बात कर रहा है, आपको पता है ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, एंड ऑब्जेक्टिविटी से भी पहला क्वेश्चन है ये। तो आप इसे प्रिपेयर कैसे करते हो, आप इसे प्रिपेयर करने के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लेते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन एनहांसिंग क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। यहाँ से उठा लो पॉइंट्स, यू हैव द आंसर। और कोई क्वेश्चन हमने देखा हुआ, एक और है कुछ, कोड ऑफ एथिक्स। ये डायरेक्टली अगर आपको देखना है तो ये रहा यहाँ पर, कोड ऑफ एथिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ क्वेश्चन हमने देखे। तो ये लेक्चर क्यों ज़रूरी है, इस लेक्चर से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, रटना क्या है, किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। आपके पास अगर 100 चीज़ें हैं ना, 100 में से 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कुछ दिन पहले कि अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, राइट, आई थिंक गाइडेंस सीरीज़ में होगा, प्रीलिम्स रेडी बाई जनवरी, आपको PYQ रटने हैं। जब आप एक लेवल पर रट लोगे तब आप उसका माइंडफुल यूज़ कर पाओगे। सेम वे में जब आपके पास पॉइंट्स होंगे, पूल ऑफ पॉइंट्स होगा, तब आपको विद टाइम सेल्फ इवेल्युएट करना भी आएगा। आपकी जो आंसर राइटिंग स्पीड है वो भी बढ़ेगी। ये नहीं कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम तैयारी कर रहे हैं। और जो न्यू टॉपिक या फिर जो सिलेबस में टर्म्स लिखी हैं उनकी मीनिंग अगर आपने याद कर ली तो उसका रोल आएगा। थिंकर्स व्यूज़ वगैरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं GS में, वो हमने इस लेक्चर में सीख लिया। आंसर आपकी उंगलियों को याद होना चाहिए, बस आपका टारगेट ये होना चाहिए, इतना लिखा होना चाहिए। इसमें आपके पास इन 5 चीज़ों के अलावा
बाकी 95 चीज़ों में इस सब में आता है। इस सब चीज़ में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, 80-20 प्रिंसिपल, हर चीज़ यही कहती है कि दुनिया में अगर 20 चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो 80 चीज़ें नॉन इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये मान लेता हूँ 20% में आपको PYQ रखने हैं, ठीक है। और अगर आपको एक और थोड़ा स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है ना, यहाँ सिनॉप्सिस पे जाना, स्पेशल कोर्स में मेंस इन 300 टॉपिक्स एक कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पर, यहाँ चले जाओ आप, मेंस इन 300 टॉपिक। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, आप देखो यहाँ पे सेकुलरिज्म से क्वेश्चन आया है, कास्ट सिस्टम को मैरिज से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, अर्बनाइजेशन फ्लड में पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, क्वेश्चन क्या पूछा था कि पार्लियामेंट का कंट्रोल घट रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम चला रहे हैं, हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे क्वेश्चन पूछा इस बार, क्वाजी जुडिशियल बॉडी फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो लोक अदालत और ट्रिब्यूनल वाला क्वेश्चन है, वही हो गया, राइट। आप ये टॉपिक देखते जाओ, आपको समझ आएगा। इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। सिविल सर्विस रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछा है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और जो इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन है उससे ऐड कर दिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, साइमल्टेनियस इलेक्शन, जो टॉपिक न्यूज़ में है उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, राइट। साइमल्टेनियस इलेक्शन यहाँ एक टॉपिक भी है, राइट, वही तो है, वन नेशन वन इलेक्शन, नाम ही तो चेंज हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, आप देख लो। रीसेंट जो भी मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा इस बार, पहला ही क्वेश्चन। हालांकि PYQ में एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछा, लेबर रिफॉर्म्स, ये रहा लेबर रिफॉर्म्स टॉपिक ही है। तो मेंस इन 300 टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको टॉपिक्स बताते हैं, करंट में क्या चल रहा है वो बताते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ की पॉइंट्स मिले होंगे इस लेक्चर से। वो गलतियां मत करो जिनकी वजह से एटलीस्ट मैं फेल हुआ, या फिर आज तक 6 आउट ऑफ 6 मेंस देने वाले लोग और कभी क्वालिफाई ना होने वाले लोग फेल होते रहे हैं। दूसरे नए रीज़न से फेल हो जाओ, ये चीज़ें ढूंढो कि क्या आप इस जोन में तो नहीं आ रहे हो कि सिलेक्शन के +-20, आपको नहीं पता कब आप -20 हो जाओगे, आपको नहीं पता आप कब +20 हो जाओगे, यू नेवर नो। इस जोन में नहीं जाना, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस साल भी एग्ज़ाम में बैठूंगा मैं रैंक ले आऊँगा या इस लेवल पे ही पहुँचूँगा, उस लेवल तक आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल अपनाते हो तो 20% चीज़ों में मेंस के लिए 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। आपका एक PYQs नंबर 1, दूसरा आपका होना चाहिए मेंस इन 300 टॉपिक्स, टॉपिक लिस्ट मैंने आपको बता दी। तीसरा, इसके अलावा आपको टॉपिक की मीनिंग पता होनी चाहिए, चाहे GS 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर ऑप्शनल हो, ठीक है। इस 80% चीज़ों में आपके डेली टारगेट आ सकते हैं, इसमें आपके मेंटरशिप आ सकती है, इसमें आपके हैंड रिटन नोट्स आ सकते हैं, इसमें आपकी येलो जीरोक्स आ सकती हैं, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ आ सकती है, इसमें आपके ऑफलाइन क्लासेस भी आ सकती हैं। वो 80% चीज़ें हैं। इसमें आपकी 4 बुक पढ़ना भी आ सकती हैं। ये सब चीज़ें करटेल करते जाओ, आप इस चीज़ पे फोकस करते जाओ, आपको इन चीज़ों पे टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप अपना 80% टाइम इन 20% चीज़ों पे देते हो, देन यू आर डेफिनेटली विद इन टॉप 20% पीपल। आपको इस जोन में नहीं, आपको इस जोन में फाइट करना है फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि मैंने आपको अपना मैसेज कन्वे कर दिया है।